शो की शुरुआत एक एम्बुलेंस से होती है जो सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक युवक की जान बचाने की कोशिश कर रही है जिसने उड़ने की कोशिश की थी। लेकिन जब तक वह अस्पताल पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी मौत हो चुकी होती है। डॉक्टर हैरान है, कोई जवान और स्वस्थ व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? वे उसके शरीर की जांच करते हैं और पाते हैं कि उसके सभी अंग सही सलामत हैं और उसका शरीर असाधारण रूप से मजबूत है। उन्हें यह भी पता चलता है कि उसका कोई परिवार या रिश्तेदार नहीं है जो उसे अपना सके। इसलिए वे एक फैसला लेते हैं, उन्हें दूसरों को बचाने के लिए उसके शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। वे उसके अंग निकालते हैं और जरूरतमंद लोगों को दान कर देते हैं। कुल मिलाकर 6 अंग निकाले जाते हैं, जो किसी भी मानव शरीर द्वारा दान की जा सकने वाली अधिकतम संख्या है। सर्जरी पूरी हो जाती है और टीम थक जाती है और अभी भी सोचती रहती है कि उसका शरीर इतना मजबूत कैसे था। उस आदमी का शरीर इतना मजबूत था कि ऑपरेशन के दौरान स्केलपेल टूट गए। अचानक एक नर्स ऑपरेशन रूम से बाहर निकलती है और डर के मारे चीखती है। टीम वापस दौड़ती है और देखती है कि कमरा अस्त व्यस्त है। अस्पताल की चादर के नीचे उस आदमी का शरीर भाप बन रहा है और उसकी बांह पर बना टैटू धीरे धीरे मिट रहा है। हर कोई जो देख रहा है उसे देखकर डर गया है। उन्हें यकीन हो गया है कि उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा है और वे डर के मारे कमरे से भाग गए। एक हफ्ते बाद हमारी मुलाकात मिन्सू नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई जो अपने पिता के साथ अस्पताल में ठीक हो रही है। हमें पता चला कि उसे उस रहस्यमयी युवक का दिल मिल गया है। डॉक्टर हैरान है कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है। आमतौर पर हृदय प्रत्यारोपण के बाद शरीर को अस्वीकृति के कारण प्रतिक्रिया या दर्द महसूस होना चाहिए, लेकिन वह कहती है कि वह बहुत अच्छा महसूस कर रही है, पहले से कहीं बेहतर। बिना किसी लक्षण या चिंता के डॉक्टर उसे छुट्टी दे देते हैं। मसू बहुत खुश है और अपने पिता के साथ जश्न मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। खाना खाते समय उसके पिता उसकी बढ़ी हुई भूख देखकर हैरान रह जाते हैं। वह उसकी बांह पर एक अजीब सा टैटू भी देखते हैं। वह कहती है कि यह ऑपरेशन के बाद दिखाई दिया और मानती है कि यह बस एक साइड इफेक्ट है। यह सोचकर कि डॉक्टरों ने शायद सर्जरी के दौरान ऐसा किया होगा, इसलिए वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मसू फिर अपने पिता से कहती है कि वह मुक्केबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करना चाहती है क्योंकि उसका सपना ओलंपिक चैंपियन बनने का है। लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि उसकी माँ और दादी दोनों की मृत्यु हृदय रोग से हुई थी और उन्हें डर है कि उसका भी यही हश्र होगा। मसू उसे भावनात्मक रूप से आहत करने से बचने के लिए रुकने के लिए तैयार हो जाती है। बाद में वह अपने पिता के साथ उनके मुक्केबाजी जिम में जाती है जहां वह बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। वह किनारे से देखती है, निराश होकर कि वह अब और मुक्केबाजी नहीं कर सकती। उसके पिता उसे टैक्सी के लिए पैसे देते हैं और उसे अकेले घर जाने के लिए कहते हैं। जब वह अपने कपड़े बदल रहे होते हैं, मसू एक बच्चे को अकेले प्रशिक्षण लेते हुए देखती है। वह अपने पिता की नजरों से ओझल होकर एक मूव दिखाने का फैसला करती है। वह हवा में उछलती है और पंचिंग बैग पर लात मारती है, लेकिन उसे तब झटका लगता है जब बैग जिम में उड़ जाता है और उसकी किक की ताकत से फट जाता है। शोर सुनकर उसके पिता दौड़कर अंदर आते हैं। मसू घबरा जाती है और जल्दी से बच्चे की तरफ इशारा करती है, मानो उसने ही ये किया हो। वाह, इस बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। वह भागने से पहले कहती है, उसे डर है कि कहीं उसे एहसास न हो जाए कि वह झूठ बोल रही थी। अपनी नई ताकत को लेकर उलझन में मसू उसे झटकने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि बैग में कोई खराबी है। बाद में वह स्कूली लड़कियों के एक समूह को साथ साथ चलते हुए देखती है। वह अकेलापन महसूस करती है और अपना मूड ठीक करने के लिए दौड़ने का फैसला करती है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। उसे एहसास होता है कि वह मोटरसाइकिल से भी तेज दौड़ रही है, कुछ ही सेकंड में लंबी सड़कें तय कर रही है। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि वह एक सुपरहीरो की तरह हवा में उछलने लगती है। अपनी क्षमताओं पर हैरान वह खुशी से हंसते हुए शहर में दौड़ती है, जब तक कि अचानक उसकी टक्कर एक बड़ी गाड़ी से नहीं हो जाती। लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। दरअसल जब ट्रक लगभग पलटने ही वाला होता है तो वह उसे पकड़ लेती है और उसे वापस सीधा कर देती है, जिससे ड्राइवर हक्का बक्का रह जाता है और जो हुआ उसे देखकर। इस बीच हम एक बुजुर्ग व्यक्ति को कोमा से जागते हुए देखते हैं जो 1 साल से कोमा में है। उसकी बेटी सदमे में है। उसे उम्मीद थी कि वह मर जाएगा ताकि उसे सब कुछ विरासत में मिल सके, लेकिन उस आदमी ने खुलासा किया कि उसने बेहोशी में उसकी सारी बातें सुनी थीं। अब वह 20 साल के आदमी की तरह खाता पीता है। बेटी निराश हो जाती है और उस सर्जन से मिलने अस्पताल जाती है जिसने उसका ऑपरेशन किया था। तभी उसे पता चलता है कि उस आदमी को उसी अलौकिक दाता का अग्न्याशय मिला था। डॉक्टर समझाता है कि किसी को नहीं पता था कि दाता में अलौकिक गुण हैं। अगले दिन एमसू अपने पिता को काम पर ले जाती है। जाने से पहले वह उसे फिर से चेतावनी देता है कि वह अपने दिल की सुरक्षा के लिए ज्यादा न भागे। उसके जाने के बाद मिन्सू अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए एक लंबी गली में भागती है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। यह एक रहस्यमय आदमी है जो अपने फोन से उसका वीडियो बना रहा है। जब वह पास जाती है तो वह छिप जाता है, लेकिन वह उसे ढूंढ लेती है।
वह सोचती है कि वह एक विकृत व्यक्ति है और उसकी बाहें पकड़ लेती है, लगभग तोड़ देती है। लेकिन फिर वह देखती है कि उसके हाथ पर भी वही टैटू है जो उसके हाथ पर है। चौंक कर वह उसे छोड़ देती है। वे बात करते हैं और वह उससे विनती करता है कि वह उसके पिता को न बताए। वह उसकी शक्तियों के बारे में पूछती है। वह बताता है कि उसे उस महामानव के फेफड़े मिले हैं और अब वह हवा को नियंत्रित कर सकता है। इसे साबित करने के लिए वह एक गहरी सांस लेता है और सड़क पर हवा का एक तेज झोंका उड़ाता है, जिससे आसपास की हर चीज लगभग नष्ट हो जाती है। मसू हैरान है। वह आदमी उसे बताता है कि उनके जैसे 4 और लोग हैं, क्योंकि 6 अंग दान किए गए थे। तुम और मैं 2 हैं, इसका मतलब है कि 4 और हैं, वह कहता है। वह उससे दूसरों को ढूंढने और एक टीम बनाने में मदद करने के लिए कहता है। इसी बीच हम एक सुंदर युवक से मिलते हैं जो आत्मविश्वास से सड़कों पर चल रहा है। उसे महामानव की आंखें दी गई हैं। अब वह ऊर्जा देख सकता है, सिस्टम हैक कर सकता है और अपनी इच्छानुसार कोई भी जानकारी निकाल सकता है, किसी भी कुलीन हैकर से बेहतर। बस अपनी उंगलियों के एक झटके से वह किसी भी चीज तक पहुंच सकता है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अमीर बनने, जुआ खेलने और हर शर्त जीतने, महंगे कपड़े खरीदने और अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए करता है। बाद में मिन्सू और पवन, ऊर्जा से चलने वाला लड़का, ओलंपिक में शामिल होने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि वे अन्य महाशक्ति प्राप्तकर्ताओं की पहचान कर सकें, क्योंकि इन खेलों में कई एथलीटों ने अंगदान प्राप्त किया है। मिनसू आसानी से स्प्रिंट जीत जाती है और प्रथम स्थान प्राप्त करती है। भीड़ जोरदार जयकारे लगाती है। जब वे आराम कर रहे होते हैं और अन्य प्रतियोगियों को देख रहे होते हैं, तो एक दयालु महिला उनके पास आती है और उन्हें मुफ्त जूस देती है। वह कहती है कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उस आदमी को शक होता है कि वह कोई और सुपर ह्यूम हो सकती है। वह उसकी बाहों पर टैटू देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई टैटू नहीं मिलता, इसलिए वे वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी महिला झुकती है और उसे उसकी पीठ पर एक टैटू दिखाई देता है। उन्हें एहसास होता है कि वह भी उनमें से एक है। वे बैठ जाते हैं और उससे बात करते हैं, लेकिन वह अपनी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जानती। वह आदमी फिर से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, अपनी सांसों से कुर्सियों और मेजों को उड़ा देता है। महिला दंग रह जाती है। मिन्सू उससे पूछती है कि क्या उसने सर्जरी के बाद कोई बदलाव देखा है। महिला एक पल सोचती है और कहती है, मेरी त्वचा बेदाग हो गई है और अब हर कोई मेरी सुंदरता से मंत्रमुग्ध है। मिन्सू निराश हो जाती है। उसे यकीन है कि उसके पास किसी तरह की सुपर पावर है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि वह क्या है। जैसे ही वे साथ बैठते हैं, वे खूबसूरत लड़के अचानक अंदर घुस आते हैं। अपने हाथ के एक झटके से वह लाइटें बंद कर देते हैं और संगीत बजाते हैं। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वह उनके सभी फोन हैक कर लेते हैं और निजी जानकारी उजागर करना शुरू कर देते हैं जो किसी और को नहीं पता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए वह कहते हैं कि मसू चैनल फ्लैश रिकैप्स का कोई भी वीडियो मिस नहीं करती, और यहां तक कि उस दयालु महिला की नोटिफिकेशन बेल भी चालू है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वह भी उनकी प्रशंसक है। जैसे ही वह उस रहस्यमयी लड़के का राज उजागर करने वाला होता है, यह दावा करते हुए कि वह एक गद्दार है जो चैनल को फॉलो नहीं करता, मसू उसे बीच में रोक देता है और उसे रुकने के लिए कहता है। वह आदमी तुरंत सब्सक्राइब और लाइक करने का वादा करता है। दयालु महिला उसके लिए ताली बजाती है और उसे अपना नेता बनने के लिए कहती है, लेकिन रहस्यमय आदमी ईर्ष्यालु हो जाता है। वह मना कर देता है और पूछता है, वह नेता क्यों बने? वह मुझसे छोटा है और बस दिखावा कर रहा है। वह जरा जरूरी काम होने का नाटक करता है और जाने की कोशिश करता है। मसू व्यंग्यात्मक लहजे में पूछती है, काम? तुम 2 दिन से मेरे साथ बिना कुछ किए घूम रहे हो, कौन सा काम? गर्व से वह बताता है कि वह सुपरहीरो कहानियों और उपन्यासों का लेखक है, लेकिन सब उस पर हंसते हैं क्योंकि वह मशहूर नहीं है। शर्मिंदा होकर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, आसपास के कुछ डॉक्टरों को उड़ा देता है और यह सोचकर चला जाता है कि वे उससे वापस आने की भीख मांगेंगे, लेकिन कोई नहीं आता। म्यू बस चिल्लाता है, कम से कम खाने का खर्च तो उठाओ। फिर हम उस बुजुर्ग महाशक्तिशाली आदमी की ओर मुड़ते हैं जो मानता है कि उसे भगवान ने दुनिया बदलने और सुपर हीरो बनने के लिए चुना है। वह एक सिंहासन पर बैठे हुए जमीन के नीचे से नाटकीय ढंग से ऊपर उठता है, करिश्माई व्यक्तित्व से भरपूर। उसकी बेटी एक व्यापारी के साथ आती है जो उसके पिता के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है जिससे वह करोड़ों कमा सके। वह उन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़ देती है, लेकिन व्यापारी उस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाने लगता है, उसे पागल कहता है। वह सिंहासन पर भी बैठ जाता है जिससे बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं। वह उसे कोसता है, उसे बेकार कहता है। व्यापारी उसे कमजोर समझकर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन बुजुर्ग उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वह कमजोर होने लगता है,
मानो उसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही हो। साथ ही बुजुर्ग जवान और ज्यादा जीवंत दिखने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी महाशक्ति लोगों की जीवन ऊर्जा सोख रही है। इसकी पुष्टि के लिए वह अपना हाथ एक पेड़ पर रखता है। वह तुरंत मुरझाकर मर जाता है। यह जानकर वह हंसता है कि वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसकी बेटी यह देखकर डर जाती है। वह अस्पताल जाती है और डॉक्टर से असली महामानवदाता के बारे में सच्चाई पूछती है। डॉक्टर बताती है कि 6 अंगों को उसके पिता सहित 6 अलग अलग लोगों में प्रत्यारोपित किया गया था। अब वह जानती है कि सभी प्राप्तकर्ताओं ने शक्तियां प्राप्त कर ली होंगी और वह अपनी सहायक को उनका पता लगाने का आदेश देती है ताकि वह उनके अंग चुरा सके और उनकी शक्तियों का अपने लक्ष्यों के लिए उपयोग कर सके। इस बीच उसकी फैक्ट्री में एक मजदूर बुरी तरह घायल हो जाता है। एक और कर्मचारी एम्बुलेंस बुलाने दौड़ता है, लेकिन उनका मैनेजर, जिसके शरीर पर वही टैटू है, वहां पहुंचता है और बस घायल आदमी पर हाथ रखकर उसे तुरंत ठीक कर देता है। हमें पता चलता है कि उसे सुपर ह्यूमन का लिवर मिला है और उसकी शक्ति उपचार करने की है, लेकिन उपचार के कारण वह थक जाता है और ठीक होने के लिए उसे पानी पीना पड़ता है। वह जितने ज्यादा लोगों को ठीक करता है, उसे उतना ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वह सामान्य होने के लिए बोतलें गटकता है। अगले दिन मिन्सू और वह रहस्यमयी आदमी अपनी शक्तियों से खेल रहे होते हैं। अचानक उसे छींक आती है और वह गलती से उसे दूर फेंक देता है। डर के मारे उसे लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन वह जल्दी से बिना किसी चोट के वापस आ जाती है, मजाक करती है, छींक को सहजता से सहती है। यह बहुत जोरदार था। वे बैठते हैं और बातें करते हैं। वह उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है और वह बताती है कि अपनी बीमारी की वजह से वह स्कूल पूरा नहीं कर पाई और हमेशा अकेलापन महसूस करती रही है। इसलिए वह अपने जैसे लोगों की एक टीम बनाना चाहती है। रहस्यमय आदमी भावुक हो जाता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है, हम सभी अच्छे नहीं होते। कुछ लोग ताकत पाकर बुरे हो जाते हैं। वह सुंदर लड़का शायद उनमें से एक हो। उस पर भरोसा मत करो। मसू उसे भरोसा दिलाती है, मैं हम सबकी रक्षा करूंगी। वह उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी ताकत से उसका हाथ लगभग टूट जाता है। अचानक वह दयालु महिला आती है और उत्साह से कहती है, आखिरकार मुझे अपनी शक्ति मिल गई है। वह एक जूस का डिब्बा आगे बढ़ाती है और चिल्लाती है, ताड़ा। वे सब असमंजस में देखते हैं। यह कैसी शक्ति है? वह निराश हो जाती है, सोचती है कि उसकी पीठ पर टैटू वाली अकेली महिला है और उसके पास कोई असली शक्ति नहीं है। म्यू उसे दिलासा देते हुए कहती है, शायद यह समय के साथ खुद ही सामने आ जाएगा। अचानक वह खूबसूरत लड़का मिन्सू को संदेश भेजता है कि वह खतरे में है और उसे मदद की जरूरत है। हमें पता चलता है कि उसे एक गिरोह के नेता ने पकड़ लिया था, जो इस बात से निराश था कि जब भी वह खूबसूरत लड़का उसके जुए के अड्डे में जाता, वह सारा पैसा जीत जाता। गुस्से में उसने उसका अपहरण कर लिया। डरा हुआ और लड़ने में असमर्थ, वह खूबसूरत लड़का अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मिन्सू को अपना ठिकाना बताता है। तभी वह रहस्यमय लड़का अचानक अंदर घुस आता है और वह खूबसूरत लड़का तब तक रोमांचित होता है जब तक उसे पता नहीं चलता कि वह लड़का सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे दस्त हो रहे थे और वह बाथरूम की ओर भागा था। आखिरकार मसू आ जाती है। वह गिरोह से उस खूबसूरत लड़के को छोड़ने की मांग करती है और उन्हें चेतावनी देती है कि वह मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित है, लेकिन गिरोह का नेता उसका मजाक उड़ाता है। जैसे ही वह रहस्यमय लड़का बाथरूम से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है, मसू उसे रोक लेती है। वह उस दयालु महिला से एक स्ट्रॉ लेती है, उसे उसकी नाक में डालती है और उसे छींकने के लिए कहती है। जब वह छींकता है तो उसकी छींक गिरोह के सदस्यों को दूर भगा देती है। एमएसयू उस खूबसूरत लड़के को पकड़ लेती है और वे सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिरोह उनका पीछा करता है। एमएसयू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें एक कार में फेंक देती है और फिर पूरी रफ्तार से शहर में दौड़ती है। यह एक रोलर कोस्टर जैसा लगता है। खूबसूरत लड़का ट्रैफिक सिस्टम को हैक करके उनका रास्ता साफ कर देता है। मिन्सू हवा में उड़ते हुए उछलती हुई तेजी से आगे बढ़ रही है। तभी अचानक उसके पिता का फोन आता है। वह घबरा जाती है और फोन गिरा देती है। कार नियंत्रण से बाहर हो जाती है और गलत सड़क पर मुड़ जाती है। टीम उसका नाम चिल्लाती है। मिन्सू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इमारतों के ऊपर से ऊंची छलांग लगाती है, फिर बिजली की गति से एक सुरंग में घुसती है, किसी पेशेवर की तरह तेजी से, और कार को दीवार से टकराने से पहले ही रोक लेती है। वे बच जाते हैं, लेकिन गिरोह उन्हें पकड़ लेता है। रहस्यमय आदमी एक जूस की बोतल उठाता है, उसे ग्रेनेड की तरह इस्तेमाल करता है और उसे उनकी ओर उड़ा देता है, जिससे उनकी कार चकनाचूर हो जाती है और धुएं का आवरण बन जाता है। टीम एक गली से बच निकलती है, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। मिन्सू गाड़ी नहीं रोक पाती, इसलिए वे एक रेस्टोरेंट में जा टकराते हैं। वे थके हुए बैठते हैं
और खुद को तरोताजा करने के लिए 4 बार खाना ऑर्डर करते हैं। बाहर रहस्यमय आदमी खूबसूरत आदमी पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पैसे चुराने के लिए गुस्सा करता है, लेकिन वह खूबसूरत आदमी पलटवार करता है और उसका राज उजागर कर देता है। आप दूसरे लेखकों की कहानियां चुराते हैं और उन्हें अपनी बताकर प्रकाशित करते हैं। वह उसे असफल कहकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर वह उसकी जगह होता तो अब तक अपनी जान ले चुका होता। यह बात उस दयालु महिला को उत्तेजित कर देती है। जब वह सब कुछ खत्म करने की बात करता है तो वह चिल्लाती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम कहते ही नहीं। रहस्यमयी आदमी गुस्से में उस खूबसूरत आदमी को थप्पड़ मार देता है। खूबसूरत आदमी भड़क उठता है, बिजली बुलाता है और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मसू उन्हें रोकने के लिए आगे आती है और माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। हम एक टीम हैं, वह विनती करती है। लेकिन वह रहस्यमयी आदमी उसका दिल तोड़ देता है। वह कहता है, तुम हम में से नहीं हो। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें कुछ दिनों के लिए परेशान किया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम परिवार की सदस्य हो। वह उसे दूर धकेलता है और उस खूबसूरत आदमी पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन गलती से वह उस दयालु महिला पर वार कर देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और चिल्लाती है, तुम सब बहुत दयनीय हो। फिर वह चली जाती है और समूह को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला करती है। दुर्भाग्य से टीम अलग हो जाती है। सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और मसू अकेली खड़ी रोती रह जाती है। वह दिल टूटकर घर लौटती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वह हमेशा दोस्तों की ख्वाहिश रखती थी। जब वह पहुंचती है तो अपने पिता को उसका इंतजार करते हुए पाती है। वह परेशान और चिंतित है। वह उसे बताता है कि उसने उसे ढूंढते हुए हर अस्पताल में खोजबीन की और पूछता है कि वह इतनी देर रात तक अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही थी। लेकिन मसू फूट फूट कर रोने लगती है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वह उस पर दोष लगाती है कि वह उसे हमेशा घर में बंद रखता था और उसे अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह कभी बाहर नहीं जाने देता था। वह चिल्लाती है कि उसने हमेशा उसकी हृदय गति पर नजर रखने के लिए उसे एक ब्रेसलेट पहनाया था और उसे पिंजरे में बंद कुत्ते की तरह बांध रखा था। वह फूट फूट कर रोती हुई चली जाती है। उसके शब्द उसके पिता को गहराई से प्रभावित करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि शायद वह जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक हो गए थे। अगले दिन हम देखते हैं कि बूढ़े आदमी की बेटी मिन्सू और उसके दोस्तों का गिरोह से भागते हुए एक वीडियो देख रही है। उसे एहसास होता है कि वे महाशक्तिशाली हैं और वह उन्हें पकड़ने का फैसला करती है। वह डॉक्टर को उनकी शक्तियों को निकालने के लिए प्रयोगों की तैयारी करने का आदेश देती है। इस बीच मिन्सू उस रहस्यमय आदमी से मिलती है और उसे टीम में वापस आने के लिए कहती है ताकि वे उस दुष्ट महामानव का शिकार कर सकें, लेकिन वह मना कर देता है। वह कहता है कि उसने शहर छोड़ने और छिपे रहने के लिए अपनी शक्तियों का फिर कभी इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। वह पिछली रात कही गई बात के लिए माफी मांगता है और समझाता है, मैं कहानियां नहीं चुराता। मैंने उन्हें एक दोस्त के साथ मिलकर लिखा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और सारी कहानियां चुरा लीं। वे अलविदा कहते हैं और वह चला जाता है। मिन्सू बाकी टीम के पास लौटती है और उन्हें दुखद समाचार सुनाती है। रहस्यमय आदमी ने आधिकारिक तौर पर समूह छोड़ दिया है। उसी समय कारखाने में एक विस्फोट होता है। सभी कर्मचारी भाग जाते हैं, सिवाय एक के जो अंदर फंस जाता है। मरहम लगाने वाला उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन मलबे से बाहर नहीं निकल पाता। म्यू और टीम इस आपदा को देखते हैं और मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। म्यू उस रहस्यमय आदमी को फिर से संदेश भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। वे उसके बिना ही जाने का फैसला करते हैं। अचानक एक और विस्फोट होता है, लेकिन हीरो ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। मिन्सू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बाहरी दरवाजा एक ही झटके में तोड़ देती है। जैसे ही वह स्टील का गेट तोड़ने वाली होती है, वह खूबसूरत लड़का आता है और कहता है, इसे मेरे पास छोड़ दो। वह अपनी उंगलियां चटकाता है, सुरक्षा प्रणाली को हैक करता है और गेट खोल देता है। चिकित्सक यह जानकर हैरान रह जाता है कि ये सब उसी जैसे महाशक्तिशाली लोग हैं, लेकिन धुआं भर जाता है और सब अंधे हो जाते हैं। तभी अचानक वह रहस्यमयी आदमी वापस आ जाता है। टीम उसे देखकर रोमांचित हो जाती है। वह आत्मविश्वास से अंदर आता है, मदद के लिए तैयार। वे उम्मीद करते हैं कि वह फंसे हुए मजदूर को बचाएगा, लेकिन वह यह कहते हुए वापस चला जाता है, बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुंदर आदमी कहता है, मेरे निर्देशों का पालन करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन मदद करने के बजाय रहस्यमय आदमी उससे झगड़ने लगता है। तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हारा आदेश मानूंगा? वह झल्ला कर कहता है, तुम खुद को क्या समझते हो? पहली बार वह दयालु महिला अपना आपा खो बैठती है। वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि सब चुप हो जाते हैं और सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।
वह जिद करती है कि वे साथ मिलकर काम करें। वह रहस्यमय आदमी अंदर जाते हैं, उस सुंदर आदमी के मार्गदर्शन में जो उन्हें बताता है कि कहां जाना है। आखिरकार वे मजदूर तक पहुंचते हैं और जगह के ढहने से ठीक पहले उसे बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन मजदूर बेहोश है, उसकी जान खतरे में है। अब मरहम लगाने वाले का समय है। वह मजदूर पर अपना हाथ रखता है और उसे सफलतापूर्वक ठीक कर देता है। टीम को पता चलता है कि वह भी उनमें से एक है, लेकिन उपचार के बाद आरोग्यदाता थकान से गिर पड़ता है। उसे पानी की जरूरत है। सुंदर लड़का उसके लिए पानी लाने दौड़ता है, लेकिन बहुत देर लग जाती है। दयालु महिला घबराकर रोते हुए आरोग्यदाता का हाथ पकड़ लेती है। वह उस रहस्यमयी आदमी से मदद की विनती करती है और अचानक उसका टैटू चमकने लगता है। वह उस रहस्यमयी आदमी से आरोग्यदाता में ऊर्जा स्थानांतरित करती है, जिससे वह होश में आ जाता है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। आखिरकार उन्हें उसकी शक्ति का एहसास होता है। वह उनकी बैटरी है, उनकी ऊर्जा की कड़ी है। आखिरकार अपनी क्षमता का पता चलने पर वह खुशी से फूली नहीं समा रही है। वे बचाए गए कर्मचारी को उठाते हैं और अगला विस्फोट होने से पहले निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह सुंदर लड़का अभी तक बाहर नहीं आया है। हम उसे भागने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन जब वह बिजली के तारों को देखता है तो वह स्तब्ध रह जाता है। उसे एक याद आती है। बचपन में उसे बिजली का झटका लगा था। उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग गए थे। उस पल ने उसे बिजली का डर दिया था। उसकी आंख क्षतिग्रस्त हो गई थी और सर्जरी के बाद उसे अपनी शक्तियां वापस मिल गईं। लेकिन अब वह नियंत्रण खो देता है। भयभीत, रोता हुआ, हिलने डुलने में असमर्थ। टीम चिंतित है और उसे बचाना चाहती है, लेकिन यह रहस्यमय लड़का ही है जो अपनी जान जोखिम में डालता है। वह धुएं के गुब्बार में प्रवेश करता है, धुआं उड़ाता है, उस सुंदर लड़के को ढूंढता है और दम घुटने से ठीक पहले उसे बाहर निकाल लेता है। वे एक और विस्फोट होने से ठीक पहले भाग निकलते हैं। बाद में वे सभी एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। चिकित्सक उन्हें भोजन पर दावत देता है। उनके काम के लिए आभारी होकर वह अपना परिचय देता है और अपनी कहानी सुनाता है। उसकी भी उन्हीं की तरह एक सर्जरी हुई थी और तब से उसके पास ठीक करने की शक्ति है। अब से वह कहता है, अगर तुम में से कोई घायल हो जाए तो अस्पताल मत जाना, मैं तुम्हारा मुफ्त में इलाज करूंगा। एमएसयू फिर सुझाव देता है कि वे अपनी शक्ति के आधार पर एक नायक का नाम चुनें, जैसे काल्पनिक कहानियों में होता है। खूबसूरत लड़का ब्लूटूथ बन जाता है क्योंकि वह डिवाइस हैक कर लेता है। मिंसू अपनी स्पीड के लिए रॉकेट बन जाती है। दयालु महिला बैटरी बन जाती है क्योंकि वह उन्हें ऊर्जा से भर देती है। वे सब हंसते मजाक करते हैं, अपनी शक्तियों को आजमाते हैं और साथ में समय बिताते हैं। पहली बार उन्हें एक असली परिवार जैसा महसूस होने लगता है। मिंसू खुश होकर घर जाती है। उसके आखिरकार सच्चे दोस्त बन जाते हैं। वह अपने पिता को कार ठीक करते हुए पाती है। टायर में दिक्कत हो रही है। मिंसू चुपचाप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, बिना उसके ध्यान में आए मदद करने के लिए। उसे लगता है कि उसने उसे ढीला कर दिया है और कहता है, देखो तुम्हारे पिताजी अभी भी मजबूत हैं, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम कभी खतरे में हो तो बस मुझे फोन कर देना, मैं कुछ ही सेकंड में वहां पहुंच जाऊंगा। अगले दिन महाशक्तिशाली बूढ़ा आदमी उन मजदूरों से मिलने फैक्ट्री जाता है जो बच गए थे। वह मरहम लगाने वाले को धन्यवाद देता है, उससे हाथ मिलाता है, फिर उसका टैटू देखता है और उसे एहसास होता है कि वह भी एक महामानव है। वह उसका नाम और कुछ जानकारी पूछता है, फिर भयावह मुस्कान के साथ चला जाता है। जाहिर है कि वह कुछ खतरनाक योजना बना रहा है। बाद में बूढ़े आदमी की बेटी मरहम लगाने वाले को पकड़ लेती है और उसे प्रयोग के लिए अस्पताल ले जाती है। वह उसे बिना बेहोशी की दवा दिए बांध देती है, उसकी शक्ति निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसका पागलपन स्पष्ट है। अचानक बूढ़ा आदमी अंदर आता है और उसे रुकने का आदेश देता है। वह मरहम लगाने वाले की ओर चलता है और उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसकी ऊर्जा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह चौंक जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ति उसके जैसे दूसरों पर काम नहीं करती। वह नर्स पर अपना हाथ रखकर इसका परीक्षण करता है और यह काम करता है। वह उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से खत्म कर देता है। मरहम लगाने वाली की शक्ति चुराने के लिए वह डॉक्टर से मरहम लगाने वाले के लिवर का एक हिस्सा अपने शरीर में ट्रांसप्लांट करने के लिए कहता है। डरते हुए डॉक्टर के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और सर्जरी शुरू हो जाती है। लेकिन खलनायक की बेटी अपनी योजना विफल होने पर क्रोधित हो जाती है। वह अपनी सहायक को आदेश देती है कि वह आज ही बचे हुए सुपरह्यूमन को पकड़ ले ताकि वह उन पर स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सके। सहायक उसकी बात मानती है और गिरोह के साथ निकल पड़ती है। वे उस रहस्यमय आदमी पर घात लगाकर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे बेहोश करने के लिए उसके चेहरे को कपड़े से ढक देते हैं।
फिर वे हमारी नायिका मिंसू के लिए आते हैं, जो जल्दी से उनसे लड़ने की तैयारी करती है। लेकिन उसके पिता यह दृश्य देख लेते हैं और उसकी ओर दौड़ते हैं, यह सोचते हुए क्या वे मेरी बेटी को धमका रहे हैं या कुछ और। वह क्रोधित हो जाते हैं और उससे कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस मेरे पीछे छिप जाओ जाने मन। वह अपनी मुक्केबाजी पोशाक पहनता है, उसके सामने खड़ा होता है और उन्हें चेतावनी देता है, जो कोई भी मेरी बेटी को छुएगा उसे पछताना पड़ेगा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वह गिरोह पर हमला करता है, लेकिन उसका जूता उड़ जाता है और वह लड़खड़ा कर लगभग गिर जाता है, जिससे गिरोह उस पर हंसने लगता है। मसू इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी शक्तियों को सक्रिय कर लेती है और 1 सेकंड से भी कम समय में 2 हमलावरों को तुरंत हरा देती है, और यह सब उसके पिता को पता भी नहीं चलता। वह उसके पलटने से पहले ही अपनी जगह पर वापस दौड़ पड़ती है। उसके पिता इस दृश्य को देखकर हैरान मान लेते हैं कि यह काम उसी ने किया है। एमसू उनका उत्साह बढ़ाती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह फिर से हमला करता है और जब वह आगे होता है, मिंसू पीछे से लड़ती है और दुश्मनों को एक एक करके ढेर कर देती है। वह एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे एक उड़ जाता है। फिर वह जल्दी से अपनी जगह पर लौटती है और कहती है, वाह पापा, ऐसे ही करते रहो। पूरा गिरोह जो शक्ति देख रहा था उससे घबराकर पीछे हट जाता है। उसके पिता उलझन में हैं। वे उसकी प्यारी बच्ची से क्यों डरते हैं? अचानक गिरोह फिर से हमला करता है। उसके पिता उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसू उनके सामने कूद पड़ती है, उन्हें दूर धकेलती है और उन सब से लड़ती है। वह उन्हें हवा में उड़ा देती है, जबकि उसके पिता को अभी भी लगता है कि वह खुद ऐसा कर रहा है। मसू अपने पिता को उठा भी लेती है, उन्हें हवा में घुमा देती है और पूरे समूह को हरा देती है। अपनी गति का इस्तेमाल करके वह वापस अपनी जगह पर आ जाती है। उसके पिता गर्व से खिलखिला रहे हैं, कह रहे हैं, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पिताजी अभी भी इसे समझते हैं। अगर कोई कभी तुम्हारे साथ खिलवाड़ करे तो बस एक शब्द कह देना, मैं एक पल में वहां पहुंच जाऊंगा। म्यू प्यार से मुस्कुराती है। शुक्रिया पापा, आप सबसे बेहतरीन हैं। वह सच्चाई जाने बिना उसे उस पल का आनंद लेने देती है। इस बीच हम उसके बाकी महाशक्तिशाली दोस्तों को एक गुप्त भूमिगत सुविधा में बंद देखते हैं। वह मनोरोगी खलनायक इसके पीछे है और डॉक्टर पर चिल्ला रहा है कि उन पर प्रयोग शुरू करे। वह उसे बताती है कि उसके पिता अब किसी काम के नहीं रहे, वह बूढ़े हो गए हैं और मर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मुस्कुराता है और कहता है, बूढ़े? तुम्हें अब उन्हें देखना चाहिए। वह उसे खुद जाकर देखने के लिए कहता है। जब वह अंदर जाती है तो उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसके पिता फिर से जवान, सुंदर और ताकतवर हो गए हैं। वह घबरा जाती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। खलनायक अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने का फैसला करता है। एक शीशे के सामने खड़ा होता है, उस पर मुक्का मारता है और घाव को तुरंत ठीक होते हुए देखता है। वह खुश है कि अब उसके पास मरहम लगाने वाली शक्ति है। वह दूसरों के बचे हुए अंग चुराने और पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने की कसम खाता है। हालांकि उसकी बेटी चुपके से उसके खिलाफ साजिश रचती है। वह अपने सहायक और पहरेदारों को उसे पकड़ने और उस पर प्रयोग करने के लिए भेजती है। लेकिन खलनायक इसे अपनी ताकत आजमाने का एक बेहतरीन मौका समझता है। एक मुक्का मारकर वह उनमें से एक को उड़ा देता है। उसकी शक्ति देखकर सभी दंग और भयभीत हो जाते हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन सभी को पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। वापस उस जगह पर वह सुंदर लड़का अभी भी कैद है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन शक्तियों ने उसकी उंगलियां बांध दी हैं। वह एक योजना बनाता है। वह अपना जूता उतारता है और अपने पैर की उंगलियों से दरवाजा खोलता है। वह कामयाब हो जाता है और जश्न मनाता है, लेकिन तभी नर्सें अंदर आती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। जाने से पहले वह जल्दी से दरवाजा खोलकर बाकी महामानवों को आजाद कर देता है और मिंसू को एक संदेश भेजता है जिसमें उसे उन्हें बचाने के लिए कहता है। मिंसू हैरान रह जाती है, वे सभी खतरे में हैं। वह बाहर निकलने की तैयारी करती है, लेकिन उसके पिता उसे देख लेते हैं और कहते हैं, मुझे तो कुछ समय से सब पता है जाने मन। हैरानी की बात है, वह अज्ञानी नहीं थे। वह उसे कसकर गले लगाते हैं, यह सोचकर कि वह कमजोर है और उसे परेशान किया जा रहा है। वह भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने खुद की रक्षा के लिए बॉक्सिंग सीखी है और वह वादा करता है, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस मुझे बताओ कि किसने तुम्हें परेशान किया। मसू को एहसास होता है कि वह अपनी ही छोटी सी दुनिया में जी रहा है और इसका फायदा उठाने का फैसला करती है। वह झूठ बोलती है और कहती है, बदमाशों ने मेरे दोस्तों का अपहरण कर लिया है। उसके पिता गुस्से से लाल हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, वह कहते हैं। वे कार में कूद पड़ते हैं और उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस बीच डॉक्टर उस खूबसूरत लड़के का ऑपरेशन करने की तैयारी करता है
और उसकी कॉर्निया को खलनायक में प्रत्यारोपित करने की योजना बनाता है। खूबसूरत लड़का रोता है और विनती करता है, कृपया मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी दृष्टि मत लो। लेकिन कोई नहीं सुनता। सर्जरी शुरू होती है, लेकिन खूबसूरत लड़का ऑपरेशन के बीच में ही जाग जाता है, इसलिए वे केवल एक कॉर्निया ही ले पाते हैं, दूसरा अछूता रह जाता है। खलनायक एक से भी खुश होकर तुरंत उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसे एहसास होता है कि अब उसके पास ऊर्जा और उपकरणों को नियंत्रित करने की शक्ति है। खूबसूरत लड़का आंखों पर पट्टियां बांधे दर्द से उठता है। उसके बगल में अब बूढ़ा और कमजोर चिकित्सक उसका हाथ थामे हुए है और सब कुछ समझाता है। वह उसे बताता है कि खलनायक ने उसकी शक्ति छीन ली, उसकी जवानी छीन ली और अब वह कमजोर है। वह अपनी बची हुई ताकत उस आदमी की आंख ठीक करने की कोशिश में लगाता है, फिर बेहोश हो जाता है। बाद में खलनायक अपने अनुयायियों के लिए एक भव्य सभा आयोजित करता है, जो एक सिंहासन पर बैठा है। जब वे उसे देखते हैं तो उसके युवा रूप के कारण उसे पहचान नहीं पाते। वे मान लेते हैं कि वह एक धोखेबाज है। खुद को साबित करने के लिए वह उड़ता है, ऊंची छलांग लगाता है और अपने हाथों से दीवार का एक हिस्सा तोड़ देता है, लेकिन उन्हें प्रभावित करने के बजाय इससे वे डर जाते हैं। फिर वह अपनी रणनीति बदलता है। वह एक लकवाग्रस्त व्यक्ति के पास जाता है और उसे ठीक करके उसे फिर से चलने लायक बनाता है। फिर वह एक मां के पास जाता है जिसकी बेटी बीमार है और उसका दर्द अपने अंदर लेकर उसे ठीक करता है। अंत में गंभीर रूप से जले हुए एक व्यक्ति ने उसे चुनौती दी। खलनायक जले हुए घाव को अपने अंदर ले लेता है, जो उसके अपने शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन वह पानी पीता है और घाव गायब हो जाते हैं। भीड़ उसका नाम पुकारती है। अब उसे उसकी महानता का यकीन हो गया है। तभी मसू और उसके पिता वहां पहुंचते हैं। खलनायक उन्हें भांप लेता है और प्रशंसकों की तरह उनका अभिवादन करने का नाटक करता है, मानो वह सिर्फ उसके पिता से मिलने आया हो, लेकिन असल में वह उसकी जीवन ऊर्जा को खत्म करने की योजना बना रहा है। मसू उसकी बांह पर टैटू देखती है और समझ जाती है कि वह दुष्ट महामानव है। वह उस पर जोर से वार करती है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है, लेकिन वह शांति से पानी पीता है, मरहम लगाने वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है और तुरंत ठीक हो जाता है। वह क्रोधित हो जाता है और मसू से कहता है कि उसे पछताना पड़ेगा। मुझे अपना दिल दे दो, वह कहता है, वरना मैं खुद ले लूंगा। वह झट से जवाब देती है, दिल? तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। उसके पिता यह समझकर कि यह बदमाश है, उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। वह अपना मुक्केबाजी का सामान पहनकर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन म्यू उसे रोक देती है, उसका हाथ पकड़ती है और चेतावनी देती है, तुम उसे नहीं ले जा सकते, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। वह गलती से अपनी थोड़ी ताकत दिखा देती है, जिससे उसे थोड़ा दर्द होता है। अचानक वह दयालु महिला और वह रहस्यमय आदमी आते हैं। बचकर वे मिन्सू को देखकर खुश होते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि वे ठीक हैं। वे उसके पिता से खुद को उसके दोस्त के रूप में पेश करते हैं। खलनायक गुस्सा हो जाता है, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। वह बताता है कि अब उसके पास दूसरों की क्षमताओं को अवशोषित करने की शक्ति है, यानी उसने मरहम लगाने वाले और सुंदर आदमी दोनों की शक्तियां ले ली हैं। टीम को खतरे का एहसास होता है। अब उसके पास उनकी दो क्षमताएं हैं। म्यूसू के पिता अभी भी इस बात से अनजान कि वह किससे मुकाबला कर रहा है, उस पर हमला करते हैं, लेकिन खलनायक उसे एक फटी हुई गुड़िया की तरह एक तरफ फेंक देता है। म्यूसू उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है और उसकी जगह वार सह लेती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। खलनायक उसके पीछे प्रकट होता है और उसे उड़ा देता है। म्यूसू को एहसास होता है कि वह भी उसकी तरह तेज है। वह इसे खत्म करने का फैसला करती है। वे एक भयंकर लड़ाई में भिड़ जाते हैं, घूंसे और लातें बरसाते हैं। उनकी शक्तियां युद्ध के मैदान को हिला देती हैं। बाकी लोग मुश्किल से जमीन पर टिक पाते हैं। मसू उसे हवा में ऊंचा लात मारती है, लेकिन वह उसके अगले वार को रोक लेता है और उसे दीवार से टकरा देता है। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं होती। वह उसे फिर से लात मारती है, जिससे वह उड़ जाता है। वह उसे कोने में ले जाती है और पूछती है, तुम्हें इन सब से क्या मिला? फिर उसे तेजी और सटीकता से बार बार मुक्के मारती है, लेकिन उसके डर के मारे वह बीच लड़ाई में ही खुद को ठीक करने के लिए मरहम लगाने वाले की क्षमता का इस्तेमाल करता है। वह उसका पैर पकड़ता है, उसे हवा में उछालता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वह उसे खत्म करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। उसी समय अचानक रहस्यमय आदमी उस दयालु महिला का हाथ पकड़ लेता है और उससे उसे ऊर्जा देने के लिए कहता है। वह खलनायक पर हवा का एक तेज झोंका मारता है, जिससे वह उड़ जाता है, जिससे उन्हें समय मिल जाता है। दयालु महिला इस मौके का फायदा उठाती है। वह एमसू का हाथ पकड़ती है और उसकी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए इस्तेमाल करती है। यह काम करता है। मिन्सू जाग जाती है, लेकिन खलनायक अचानक उस खूबसूरत आदमी की शक्ति का इस्तेमाल करता है।
वह लाइटें बंद कर देता है और गायब हो जाता है। वह पल भर में उनके पीछे फिर से प्रकट होता है और मसू को मुक्का मारता है, जिससे वह उड़ जाती है। वह उस रहस्यमय आदमी को एक ही उंगली के वार से हरा देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वह उन्हें अभी मारना नहीं चाहता, वह उनकी जीवन ऊर्जा को सोख लेना चाहता है। वह दयालु महिला की ओर बढ़ता है और वह डर के मारे कांप जाती है, यह सोचकर कि वह अपनी जान लेने वाला है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह कड़ी है जो बिना सर्जरी के शक्तियों का हस्तांतरण कर सकती है या अपनी शक्तियों को दूसरों तक पहुंचा सकती है। इससे वह डर जाता है, इसलिए वह पीछे हट जाता है। वह तय करता है कि अब से वह उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। वह उसे धमकी देता है, जो मैं कहता हूं वो करो, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी आंखों के सामने मार डालूंगा। अचानक वह खूबसूरत आदमी और मरहम लगाने वाला वहां पहुंच जाते हैं। अपनी घायल आंख का इस्तेमाल करके वह सुंदर लड़का खलनायक का ध्यान बस कुछ देर के लिए भटका देता है। मिन्सू पीछे से एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह उड़कर अपने सिंहासन पर गिर जाता है। नायक एकजुट हो जाते हैं। दयालु महिला उनके हाथ पकड़ लेती है और उपचारक को ऊर्जा भेजती है। वह उस रहस्यमय आदमी को ठीक करता है जो उठता है और खलनायक का सामना करता है। वह अपनी ताकत मिन्सू के साथ मिलाता है और हवा का एक झोंका उसे हवा में उड़ाकर खलनायक की ओर फेंकता है। वह उसके सिर पर वार करती है, जिससे वह दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। उसके दोस्त मदद के लिए जुट जाते हैं। हर कोई ऊर्जा बांटने के लिए उस दयालु महिला का हाथ पकड़ लेता है। साथ मिलकर वे छत को सीधे खलनायक के ऊपर गिरा देते हैं। वे खुशी मनाते हैं, यह मानते हुए कि उन्होंने आखिरकार उसे हरा दिया है। लेकिन इमारत इसे संभाल नहीं पाती, वह ढहने लगती है। अचानक खलनायक मलबे से बाहर निकलता है, एक पानी की टंकी पकड़ता है और आखिरी बूंद पी जाता है। खुद को पूरी तरह से ठीक करता है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब गुस्से में वह उस रहस्यमय आदमी की गर्दन पकड़ता है, उसे नीचे पटक देता है और उसे बेहोश कर देता है। म्यू उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे भांप लेता है और उसका गला घोंट देता है। फिर वह उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसे खून की खांसी आती है। वह जमीन पर जोर से गिरती है। उसका टैटू फीका पड़ने लगता है, जो इस बात का संकेत है कि वह मर रही है। दयालु महिला यह सोचकर टूट जाती है कि मसू चला गया है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन खलनायक बीच में आ जाता है और उसे धमकी देता है, अपनी शक्ति मुझे दे दो, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा। टूटकर वह मान जाती है। वह निराशा से भरा उसका हाथ थामे रहती है, लेकिन मन ही मन वह एक शानदार योजना को अंजाम दे रही होती है। उसे ऊर्जा देने के बजाय वह उसकी ऊर्जा सोख लेती है और उसे मिन्सू में भेज देती है, जिससे वह फिर से जिंदा हो जाती है। मसू पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उठ खड़ी होती है। वह खलनायक पर हमला करती है और उसे एक हड्डी तोड़ने वाला मुक्का मारती है, जिससे कमरा हिल जाता है। इस बार उसके वार उसे सचमुच चोट पहुंचाते हैं। वह उसे हवा में उछाल देती है और तेज वारों की बौछार शुरू कर देती है। उसे संभलने का एक पल भी नहीं देती। वह उसे बिजली के ग्रिड में फेंक देती है, जिससे वह कमजोर हो जाता है। वह वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी तेजी से हर हरकत को चकमा देती है। तुम सोच रहे थे कि मैं बस एक प्यारी सी बच्ची हूं, वह गुर्राती है, लेकिन मैं निर्दयी हूं और मैं कभी चुप नहीं रहती। वह एक और जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वह फिर से उड़ जाता है। वह 2 स्टील की छड़ें पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वह हंसती है, इससे दर्द होना ही चाहिए, गुदगुदी जैसा महसूस होता है। वह छड़ें पकड़ती है और उन्हें टहनियों की तरह तोड़ देती है। अपने मुक्केबाजी कौशल और अद्भुत ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह मुक्कों और लातें की झड़ी लगाती है और उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। उसके दोस्त खुशी से झूम उठते हैं। ऐसा लगता है कि उसने आखिरकार उसे हरा दिया है। लेकिन अचानक वह जगह हिलने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि बिजली अस्थिर है, एक विस्फोट होने वाला है। बिजली से भयभीत वह सुंदर लड़का हिम्मत जुटाता है। वह दयालु महिला और चिकित्सक का हाथ पकड़ता है और उनकी ऊर्जा को अपनी घायल आंख में समाहित कर लेता है। आखिरकार वह अपने डर पर काबू पा लेता है, बिजली के उछाल के बीच में खड़ा हो जाता है और सारी ऊर्जा सोख लेता है, जिससे पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है। But then he channels the energy back. A renewable form of power now flows through him. For the first time, the mysterious guy acknowledges him, shaking his hand. I'm proud of you. Their feud ends. The heroes form a circle, holding hands and begin healing one another's injuries. But suddenly, the villain awakens and grabs their hands. He tries to drain their life energy. It nearly works until Minsu shouts, "Dad, help us!" Her father arrives like a superhero, flying in with a surprise attack that sends the villain soaring. No one can believe it. Does he have powers? He hugs Msu,
apologizing for not being able to protect her sooner. She grabs her teammates' hands again, and everyone regains their powers. Her father charges at the villain, but freezes when he sees him. The villain is now an old man again, weak and powerless. MSU realizes she drained all his power. The healer walks up to the old man, feeling pity, ready to help. But the villain isn't sorry. He tries to drain the healer's life again. The healer snaps and decides to leave him to die. सुंदर आदमी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, हाथ से इशारे करता है और खलनायक को उसके सिंहासन पर बिठा दिया जाता है, जहां उसे उसके अनुयायियों के सामने लाया जाता है। उसका असली रूप देखकर सभी दंग रह जाते हैं। कमजोर, दुर्बल और शक्तिहीन। उन्हें एहसास होता है कि वह एक धोखेबाज है जिसने उन्हें धोखा दिया था। लड़ाई खत्म हो गई है। खलनायक हार गया है। जश्न मनाने से पहले दयालु महिला सुझाव देती है, चलो एक टीम का नाम चुनते हैं। वे आपस में विचार विमर्श करते हैं। तभी मिंसू कहती है, हाई फाइव या 5 सुपर के बारे में क्या ख्याल है? सभी को यह पसंद आता है। वे सहमत हो जाते हैं। हाई फाइव ही है। एक टीम के रूप में उनका पहला मिशन। वे अस्पताल जाते हैं और उस बचावकर्मी को ठीक करते हैं जो कोमा में है। जब वह उठता है तो उसकी पत्नी स्तब्ध रह जाती है। वह रोती है, उसे गले लगाती है और उनका धन्यवाद करती है। उपचारक मुस्कुराता है और दयालु महिला उसे बताती है कि यह उसकी शक्ति थी। नायक तय करते हैं कि वे हमेशा दोस्त रहेंगे, बुराई से लड़ेंगे और दुनिया भर में शांति फैलाएंगे। और इस तरह 6 सुपर की कहानी समाप्त होती है। लेकिन कौन जाने, शायद इसका सीक्वल भी आए। और प्रिय दर्शक, अगर आपके पास कोई महाशक्ति होती तो वह क्या होती? जहां तक मेरी बात है, सच कहूं तो मैं अदृश्यता चुनता। मुझसे मत पूछिए क्यों। देखने के लिए शुक्रिया।